मेरे माता पिता कुलीन सफेद लोमड़ी थे, पर मैं मैली मिश्रित फर वाला पैदा हुआ। माँ सदमे से पीली पड़ गई। उन्होंने पिताजी से छिपाकर मेरे फर को बैंगनी रंगने के लिए एक पुरानी गुप्त विधि अपनाई और बस ऐसे ही मैं अपने पिता के प्यार में पला बढ़ा। बालिग होते ही उसने कबीले के सबसे बेहतरीन शुआन युआन चे को मेरा पति चुना, पर कौन जानता था शादी के बाद मैंने सबसे निचले दर्जे के मिश्रित फर वाले लोमड़ी को जन्म दिया। वहीं मेरी बहन एक मामूली भूरी लोमड़ी होकर भी एक दुर्लभ बैंगनी लोमड़ी की माँ बनी। मेरे पति बेतहाशा क्रोधित थे। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को खौलते तेल के बर्तन में फेंक दिया और हमें एक पकवान की तरह तल दिया। जब मैंने फिर से आंखें खोली, माँ पॉज, मैं उस दिन में वापस आ गई थी जब मैं और मेरी बहन अपने पति चुन रहे थे। मेरे पति ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी बहन को चुना। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह भी पुनर्जन्म ले चुका था, लेकिन मैं बस खुद पर हंस पड़ी। एक मिश्रित फर वाला आदमी जिसे अपना कोट सही रखने के लिए सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, वह कभी एक उच्च रैंकिंग वाली लोमड़ी को कैसे पैदा कर सकता था। लोमड़ी कुल का पदानुक्रम कठोर है। इसमें 7 पद हैं, काला, सफेद, बैंगनी, लाल, सियान, ग्रे। सबसे नीचे मिश्रित फर वाली लोमड़ी है जिसे सब तुच्छ समझते हैं। काली लोमड़ी 1000 सालों से पैदा नहीं हुई, एक किंवदंती बन चुकी है। सफेद लोमड़ियां सदियों में एक बार दिखती हैं। मेरे पिता फॉक्स कबीले के मुखिया आज एकमात्र सफेद लोमड़ी हैं और उनकी बस यही इच्छा थी कि मैं सबसे ऊंचे दर्जे के नर लोमड़ी से शादी करूं और कबीले के अगले गौरव को जन्म दूं। आज का साथी चुनने का समारोह ठीक इसी कारण से था। इस पीढ़ी का सबसे प्रतिष्ठित युवा नर लोमड़ी कोई और नहीं बल्कि मेरे पिछले जन्म का पति जुआन युआन चे था। आंखें खुलते ही मैंने उसे उपहास से घूरते देखा। पिता ने मेरा रिश्ता तय किया था। राजकुमारी गुणिंग कुलीन है। वह तुम्हारे लिए उत्तम जोड़ी है और मैं बात कर रहा हूँ कि तुम दोनों की सगाई हो रही है। लेकिन जुआन युआन चे ने झुककर कहा, फॉक्स किंग, मुझे राजकुमारी गुनिंग से शादी में कोई रुचि नहीं। मुझे आपकी दूसरी बेटी गुयान चाहिए। ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर लोमड़ी अविश्वास से आंखें फाड़कर देख रही थी। गुयान एक पल ठिठकी, फिर बड़ी मुस्कान के साथ मुझे घमंड से देखा। मैं मन ही मन हंस पड़ी। मैं लोमड़ी राजा की राजपत्नी की बेटी हूँ। मेरा रक्त जितना शुद्ध हो सकता है उतना है। मैं हमेशा आकर्षण का केंद्र रही हूँ। लेकिन गुयान, वह तो बस एक दुर्घटना थी। मेरे पिता की किसी मामूली नीली लोमड़ी से अचानक हुई बेटी। हाँ, उसमें मेरे पिता का रक्त है, पर वह अभी भी एक दूसर लोमड़ी ही है। कुलीन वंश के लोग उससे कोई वास्ता नहीं रखते। आम लोग, वह खुद को उनसे बहुत बेहतर समझती है। मेरी बाकी सब बहनें शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं। वह अकेली है जो अभी भी घर पर कुंवारी बैठी है। जुआन युआन चे ने मेरे पिता को सार्वजनिक रूप से मना करने की हिम्मत की। मेरे पिता ने अपना गुस्सा रोका और उसे बात करने की कोशिश की। तुम फॉक्स वंश के सबसे बेहतरीन हो, तुम सिर्फ रोमांस के बारे में कैसे सोच सकते हो? संतान उत्पन्न करना ही तुम्हारा असली कर्तव्य है। मेरी बेटी गुनिंग का रक्त सभी स्त्रियों में सबसे शुद्ध है, तो तुम उसे क्यों अस्वीकार करोगे? जुआन युआन चे ने जवाब दिया, लोमड़ी राजा, ऐसा नहीं है कि मैं गुनिंग को नहीं चुनना चाहता। बात यह है कि वह जानबूझकर सच छिपा रही है और सबको धोखा दे रही है। वह बिल्कुल भी कुलीन बैंगनी लोमड़ी नहीं है, वह एक संकर लोमड़ी है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी भीड़ चौंक गई। मैंने अपने दांत पीस लिए। मुझे पता था वह ये बात उठाएगा। पिता का क्रोध कमरे में लहर सा छा गया। सब डर से घुटनों पर आ गए। जुआन युआन चे, राजकुमारी पर लांछन लगाने की सजा जानते हो? पर जुआन युआन चे टस से मस न हुआ। उसने तिरस्कार से देखा और कहा, जब तक राजकुमारी गुनिंग अपना असली रूप नहीं दिखाती, अफवाहें खुद ही खत्म हो जाएंगी। मेरी दासी घबराहट से कांपती आवाज में चिल्लाई, राजकुमारी, कृपया अपना असली रूप दिखाएं, उसे गलत साबित करें। तुम मिश्रित फर लोमड़ी नहीं हो। जुआन युआन चे के आत्मविश्वास और अहंकार पर मेरी मुट्ठियां कस गईं। पिछले जन्म में बच्चे के बाद उसने मेरी प्यारी बैंगनी लोमड़ी को मिश्रित फर शर्म बना दिया। फिर उसने मेरे आंतरिक कोर को नष्ट करने के लिए हर मंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ा। अब मेरे पिता मुझे पूरी निराशा से घूर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे हो? अपना असली रूप दिखाओ या मेरी गरिमा खोना चाहते हो? मेरे पिता दुर्लभ सफेद लोमड़ी है। मैं मिश्रित फर वाली नीची लोमड़ी नहीं होनी चाहिए थी। माँ मुझे जन्म देते समय लगभग मर गई थी। उसके बाद पिता ने मुझे सबसे अनमोल माना। माँ ने मरते समय सबको बताया कि मैं बैंगनी लोमड़ी थी। किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया था अब तक। मैं सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं बैंगनी लोमड़ी नहीं। पिता ने क्रोध दबाकर ठंडेपन से कहा, ठीक है जुआन युआन चे, तुम्हें और गुयान को शाही विवाह का आदेश देता हूँ। और कुछ नहीं है तो आप सब जा सकते हैं। जुआन युआन चे ने मुझे आखिरी मजाकिया नजर दी और धीरे से चला। जब सब खत्म हुआ, हॉल में सिर्फ मैं और पिता बचे थे। उन्हें अचानक खून की उल्टी हुई। हाँ, मैं बैंगनी लोमड़ी नहीं हूँ, लेकिन कोई साधारण मिश्रित लोमड़ी भी नहीं हूँ। मेरी खाल सफेद है जिसमें लाल रंग बुना है, जैसे मैं लपटों में लिपटा हूँ। पर उसने मुझे समझाने का एक भी मौका नहीं दिया। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने उस माँ पर भी विश्वास नहीं किया जो उसे बच्चा देते हुए मर गई। मुझे अपने लिए कुछ करना था। मैं घुटनों पर बैठ गिड़गिड़ाया, पिताजी, मैं गलत था। मुझे फॉक्स गॉड को भेंट के लिए बर्फीली भूमि जाने दें। फॉक्स कुल युगों से पतन में है। सदियों से उच्च पद वाले लोमड़ी दुर्लभ होते जा रहे हैं। वंश को जीवित रखने के लिए हर 100 साल में लोमड़ी देवता को भेंट के रूप में एक युवती चुनी जाती है, उसके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए। मैं अभी एक मुश्किल में थी और यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे लिए एक संदेश छोड़ा था। उसने कहा, मेरी पहचान खास है, जरूरत पड़ने पर बर्फीली जमीन जाकर फॉक्स गॉड को ढूंढूं। मेरा भाग्य वही था। मेरी गुहार सुन पिता ने मुझे क्रोध से घूरा। आखिरकार ये गुयान ही था जिसने यह सुनकर कि मैं मौत के करीब था, मेरे पिता के कान में मेरे लिए फुसफुसाया और अंततः वे मान गए। मुझे पता था वो दया से नहीं कर रही थी, बस मुझे बर्बाद होते देखना चाहती थी। मैं नौकरानी संग सामान पैक करने लौटी, पर गुयान तुरंत आ गई मुझे नीचा दिखाने। उसने शानदार कपड़े पहने थे, चेहरे पर रूज पाउडर, अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रही थी। गुयान ने मुझे घृणा से ऊपर नीचे देखा।
वाह, मैंने कभी सोचा न था वह इतनी अकड़ वाली राजकुमारी गुनिंग निकली तो वही मिश्रित लोमड़ी जिससे पूरा कबीला नफरत करता है। तुम खुद को पेश भी कर दो तो भी लोमड़ी देवता तुम्हें क्यों देखेंगे, मुझ जैसी नहीं हो ना। मुझे ज्वानीवान छे ने खुद चुना है, वही हर लोमड़ी लड़की का सपनों का राजकुमार है। मेरी दासी खुद को रोक न सकी और आगे बढ़ी। राजकुमारी गु यान, कुछ दिन पहले ही आप मेरी मालकिन से रिश्ता ढूंढने की भीख मांग रही थी, अब आप ऐसे कैसे बदल गयी। उसने मेरी दासी को सीधा थप्पड़ मारा। मैं पलटकर मारने ही वाली थी, तभी अचानक किसी शक्ति ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैंने ऊपर देखा, ज्वानीवान छे दरवाजे पर खड़ा था, मुझे घूर रहा था। गु यान और कुलीन वंश मेरे साथ सफेद लोमड़ी पालने के लिए नियत है। तुम जैसे दोगले को अब जीने का कोई हक नहीं। मेरी नजरों से अभी तक गायब क्यों नहीं हुए। मैं ठाका लगाकर हंसा। उम्मीद है तुम दोनों जल्द ही एक सफेद लोमड़ी पैदा करोगे, पर मैं सच जानता था वे ग्रे फॉक्स भी नहीं दे पाए। एक दोगला ही पैदा कर सकता है। ज्वानीवान छे की बात ही क्या, अपनी कोट का रंग बचाने में उसने खुद को अंदर से ही निचोड़ लिया है। शायद वो बच्चे भी नहीं कर सकता। गुयान, मेरे पिछले जन्म का सारा दर्द तुम उसका हर पल भुगतोगे। मैं महल से निकली तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। राजा ने मेरी शक्तियां छीन ली थी, मैं उनकी दया पर थी। लेकिन आधे महीने बाद मैं बर्फीली भूमि के मंदिर पहुंचा। वहाँ पहली रात सब संरक्षक देवता के आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात एक गंदे चेहरे और लंगड़े बाएं पैर वाला आदमी लंगड़ाता हुआ आया। सब घबरा गए और उसे बाहर भगा दिया। लेकिन मैंने देखा खराब पैर के बावजूद भी वह माहिर की तरह चला। ये कोई आम आदमी नहीं था, तो मैं उस भीड़ में उसके पीछे निकल गया। अरे कहाँ जा रहे हो? वह मुड़ा, मुस्कुराया और फिर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो अगला दिन था। बदन दुख रहा था, मेरी कलाई पर एक अजीब निशान था। मंदिर से सब जा चुके थे। मैं महल लौटा और द्वार पर पहुंचते ही सब घबरा गए, क्योंकि उस मंदिर से कोई जिंदा नहीं लौटा था। उनकी नजर में यह या तो एक महान शगुन था या एक भयानक श्राप। राजा ने मुझे भगोड़ा कहा, बोले मैंने जनजाति छोड़ दी। मैं रोया और राजा से विनती की। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं कसम खाती हूँ मैं खुद से नहीं भागी थी, पर राजा ने मुझे ठंडी निगाहों से देखा। उसे देखो, इसने मुझे कितनी बार शर्मिंदा किया है। उसके बगल में ज्वानीवान छे ने गुयान और उसके उभरे पेट को बाहों में लिया था। दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा हो। फिर मेरे शरीर में लपटें उठने लगी। मैं डर गया, लगभग बेहोश हो गया, पर कुछ देर बाद समझा आग मुझे जला नहीं रही थी। मेरी कलाई का निशान हल्का चमक रहा था। गुयान ने मुझे ठीक देखा और तुरंत अपमानित करने लगी। गुनिंग, इस बार कौन सी चाल चली? तुम इतनी चालाक कैसे हो? महायाजक नाटकीय ढंग से लड़खड़ाते हुए बाहर आए। गुनिंग बहुत तुच्छ है, देवता उसे अपने से कमतर समझते हैं, परवाह भी नहीं करेंगे। देवता दयालु हैं, उसे रहने दो। महायाजक ने मुझे देखने डॉक्टर बुलाया, पर नब्ज देखते ही डॉक्टर ने बम फोड़ दिया। गुनिंग गर्भवती है। राजा का पहले से ही गंभीर चेहरा पत्थर सा ठंडा पड़ गया। गुनिंग, घुटने टेको। तुमने भगवान का अपमान किया है, आज मैं तुम्हें मिटा दूंगा। उसने मुझ पर सब कुछ फेंका, पर मुझे खरोंच तक नहीं आई। गुयान भी दौड़ी और मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? राजकुमारी होकर शादी से पहले गर्भवती और किसी भी ऐरे गहरे के साथ। तभी मैंने देखा कि गुयान के थप्पड़ में जरा भी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वानीवान छे अपनी पिछली जिंदगी वाला खेल खेल रहा था और युवन कोई किनारे से आग भड़का रहा था। इन बर्फीली जमीनों में हर तरह की आत्माएं हैं। राजकुमारी को शायद पता भी नहीं कि वह क्या ढो रही है। लोग मुझ पर थूक रहे थे, हर तरफ से गालियां बरस रही थी। किसी ने तो राजा के सामने ही मुझे परेशान किया। आखिर में उन्होंने मुझे महल में वापस नजर बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोई मेरा हाथ मांगने आया। मैं, वह राजकुमारी जिसे पूरी दुनिया बुरा भला कह रही थी। गुयान मेरे कक्ष में दौड़ता हुआ आया, कान से कान तक मुस्कुराता हुआ। अरे बहन, तुम्हारी तो बदनामी हो गई, फिर भी कोई तुम्हें अपना रहा है। सुना है वो लंगड़ा और बदसूरत भी है। उसकी नौकरानी ने भी कहा, सुस्त और बेढंगा। मैं सच में राजकुमारी के लिए एकदम सही जोड़ी। मैंने अपना चेहरा भावहीन रखा और मुस्कुराई। बताने के लिए धन्यवाद बहन। सच कहूँ तो लंगड़ा होने पर भी ज्वानीवान छे से कहीं बेहतर है। और हाँ, फटे कपड़ों में मुश्किल से चल पाने वाला वही आदमी था जिसे मैंने मंदिर के बाहर देखा था। राजा ने मुझे अपमानित करने के लिए तुरंत शादी मान ली और वह सीधे मेरे महल में आ गया। मेरे बहुत सवाल थे। आखिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम रक्षक देवता हो? वह घबराकर मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं तो बस मंदिर का लोमड़ी हूँ, भगवान से तुलना मत करो, मरवा दोगे। तो मेरे बच्चे का क्या? उसने शांत होकर कहा, वह तो मेरा ही है। डर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरी गर्भावस्था में महल में अजीब बातें होती रहीं। जो बंजर जमीन थी अचानक पौधों से भर गई। कई जानवरों को आध्यात्मिक शक्तियां मिली, इंसानी रूप भी लिया। महायाजक ने देववाणी से सलाह ली, कहा कुछ बड़ा होने वाला है। ज्वानीवान छे खुश था। गुयान का बच्चा, लोमड़ी वंश का गौरव। गुयान राजा के सामने खूब इतरा रहा था। मैं अभी बहुत अहम हूँ, मुझे थोड़ा इनाम चाहिए। मेरी बहन को मेरी सेवा करने दो। मैंने उनके पास जाने से मना कर दिया था, पर राजा ने मेरे अजन्मे बच्चे को मारने की धमकी दी। अगर तुम नहीं गई तो मैं उस छोटे कमीने को कुत्तों के आगे फेंक दूंगा और तुम्हारे उस लंगड़े पति को पीट पीट कर मरवा दूंगा। अपने बच्चे और पति की खातिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं गुयान के महल चली गई। एक दिन मैं पूरी तरह से थकी हुई ऐसी नींद में चली गई जैसे मैं चाहकर भी उठ नहीं सकती थी। अचानक मेरी कलाई का निशान झिलमिलाने लगा। मैं उठा तो ज्वानीवान छे खून खांसते हुए जमीन पर गिरा था। तो उनका प्लान था मेरी ऊर्जा सोखना, पर चला नहीं। ज्वानीवान छे गुस्से से फट पड़ा। तुम गंदे जीव, जो कुछ भी तुम ले जा रहे हो वह भी अच्छा नहीं हो सकता। वह गुस्से में चला गया और उसी पल मैंने उसका असली रूप देखा। जैसा मुझे शक था, वह शुरू से ही एक भूरी लोमड़ी था। उस दिन मैं गुयान संग ज्वानीवान जागीर लौटा। उसी दोपहर ज्वानीवान छे को भूत सा पीला एक और खिसकते देखा।
जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि कोई नहीं देख रहा था तो वह शांत हो गया। उसने एक गुप्त तंत्र को सक्रिय किया और नीचे कूद गया। उसके वापस आने के बाद मैंने चुपचाप उसकी नकल की और तंत्र को चालू किया। जब मैं नीचे पहुंचा तो जो मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह दंग रह गया। जब वह नीचे गई तो उसने जो देखा उससे वह पूरी तरह दंग रह गई। जो महिलाएं उसके साथ उस बर्फीली बंजर भूमि पर गई थीं, उनमें से लगभग सभी यहाँ पूरी तरह थकी हुई दिख रही थीं और उनमें से कई के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उच्च लोमड़ी स्त्रियों के पेट दिखने लगे थे। वह हक्की बक्की रह गई, सांस अटक गई। जिसने उसे सबसे अपमानित किया था वही भीख मांगने दौड़ी आई। राजकुमारी गुनिंग, कृपया हमें बचाओ। हाँ, हम अब और नहीं रुक सकते। उस भूमिगत महल से निकलने के बाद भी वह सुन्न थी। सब अवास्तविक लग रहा था। उसने जुआन युआनचे के साथ पूरी जिंदगी बिताई थी और उसे अंदाजा नहीं था कि वह इतना भयानक हो सकता है, लेकिन वह जानती थी कि यह सही समय नहीं था। उसे अभी के लिए खुद को संभालना था। महीनों बाद जब वह और गुयान दोनों बच्चे को जन्म देने के करीब थीं, कुछ अजीब हुआ। मीलों तक आसमान में लाल रोशनी फैल गई। महायाजक महल के बाहर झुकने के लिए दौड़ा। यह एक आशीर्वाद है। सफेद लोमड़ी पैदा हुई होगी। राजा बौखला गया। हाँ, मैं सदियों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। ठीक उसी पल उसे और गुयान दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा हुई। गुयान ने दर्द में भी शेखी बघारी। ये मेरा ही बच्चा है, अभी जन्मा भी नहीं और मुझे गौरव दे रहा है। तुम्हारे पेट में कैसा अजूबा है जो मेरे बेटे के साथ उसी दिन पैदा होने की हिम्मत कर रहा है। राजा ने सारे शाही समारोह गुयान की तरफ मोड़ दिए। उसके साथ बस पति था। वह घबराई हुई थी। अगर वह सामान्य लोमड़ी हो तो फिर क्या? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कुछ भी हो, ये हमारा बच्चा है। उसने हर हाल में उसकी रक्षा का वादा किया था। फिर वह दर्द से बेहोश हो गई। काफी समय बीत गया। फिर उसे अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमारी को पवित्र सफेद लोमड़ी का आशीर्वाद मिला है। यह हमारे कबीले का सबसे बड़ा सम्मान है। वह तुरंत उठ बैठी और अपने बच्चे को घूमते रंगों के ढेर में लिपटा देखा। उसे तुरंत निराशा हुई। उनके कबीले में जन्म के बाद बच्चे आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटे होते हैं। असली रूप महीनों बाद दिखता है, पर पैटर्न सबको पता थे। सफेद लोमड़ियां सफेद चमकती हैं, नीली लोमड़ियां नीले रंग में, और उसके बच्चे के चारों ओर रंगों का अराजक मिश्रण साफ बताता था कि उसने एक मिश्रित फर लोमड़ी को जन्म दिया था। वे और उनके पति अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बच्चे को गोद में लेकर शाही मंदिर ले गए। फॉक्स गॉड के आशीर्वाद की प्रार्थना की। गुयान और जुआन युआनचे भी भीड़ के साथ अपने बच्चे को लेकर आए, जिससे काफी हंगामा हुआ। गुयान ने अभी बच्चे को जन्म दिया था और वह निढाल दिख रही थी, फिर भी उस पर कटाक्ष करने से खुद को रोक न पाई। अपने उस बेकार बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। उसकी आवाज तेज थी पर उसमें आत्मविश्वास नहीं था। जब उसने ध्यान से देखा, गुयान तेजी से बूढ़ी हो रही थी। हर जगह झुर्रियां थीं, आंखें बेजान थीं और बालों में सफेद लकीरें थीं। उसे हैरानी नहीं हुई। अपने पिछले जन्म में बच्चे को जन्म देने के बाद वह ठीक इसी दौर से गुजरी थी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि दो रंगी लोमड़ी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। गुयान ने उपहास किया। कोई नियम नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि शाही परिवार में कभी कोई दो रंगी लोमड़ी पैदा ही नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम उस चीज को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लोमड़ी देवताओं से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं और तुम वह चीज लेकर भाग जाओ। लोमड़ी देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बोलते ही कबीले की भीड़ उन्हें धकेलने आ गई। निकल जाओ। लोग चीजें फेंक रहे थे। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और वह कमजोर थी। उसके पति विकलांग थे। भीड़ ने उन्हें बाहर धकेल दिया। तभी जुआन युआनचे चिल्लाया, उस अजनबी को यहीं छोड़ जाने दो। वह भ्रमित हो गई। रुको, वह अचानक इतना अच्छा क्यों बन रहा था? फिर उसने उसे तिरस्कार भरी ठंडी नजर से देखा। वो उपहास से मुस्कुराया। तुम और गुयान ने एक ही दिन जन्म दिया तो बच्चे भी एक ही दिन दिखेंगे। जब सफेद लोमड़ी दिव्य संकेत के रूप में प्रकट होती है, तुम्हारा छोटा कुत्ता मेरे बच्चे के पास, ये तो मजेदार होगा। वो हर पल का मजा ले रहा था, पर उसे परवाह नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि उसका बच्चा असाधारण था। बच्चे के आने का इंतजार लंबा था। वह हर दिन मंदिर जाती थी, बस उससे बात करने के लिए। उसने और उसके पति ने बच्ची का सुंदर नाम वेंग शुआन रखा। उसकी शालीनता और तेजस्विता की कामना की। इसी दौरान गुयान के महल से नौकरों के गायब होने की खबर फैली, जिससे सब घबरा गए। लेकिन वह जानती थी कि यह सब जुआन युआनचे का काम था। एक महीने बाद बच्ची के आध्यात्मिक कोकून से निकलने का दिन आया। वे तैयार होकर बच्ची का स्वागत करने निकल पड़े। बाहर भीड़ में उत्साह था। फिर कोई चिल्लाया। किसी ने हांफते हुए कहा, देखो उस दिन जैसा, मीलों तक लाल बादल लपटों से उमड़ते। क्या ये संकेत है कि हमारा फॉक्स कबीला और भी समृद्ध होने वाला है? मेरे पति और मैं भीड़ में इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल थोड़ा बेचैन था। वे दोनों फुसफुसा रहे थे। वह एक बैंगनी लोमड़ी भी नहीं पैदा कर सकती। सफेद लोमड़ी योद्धा कैसे पैदा करेगी? फिर अचानक गुयान के बच्चे के चारों ओर की आभा फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह साफ हुई, एक दुबली पतली उलझी हुई लोमड़ी लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अभी पैदा हुआ था, पर बूढ़ा दिख रहा था। उसने गुयान की ओर आंसू भरी आंखों से देखा, चिल्लाते हुए कहा, माँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। गुयान और जुआन युआनचे के चेहरे उतर गए। गुयान ने अपनी ओर रेंगती लोमड़ी को देखा और टूट गई। असंभव, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा एक सफेद लोमड़ी है। ये बदसूरत चीज क्या है? उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में नफरत थी। तुमने कुछ किया है, तुमने मेरा बच्चा बदल दिया। ये नीच मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अगले ही पल वो हम पर चपटा। राजा का चेहरा तमतमा उठा। लोमड़ियों में सहज वृत्ति होती है, वे अपने माता पिता को पहचानने में गलती नहीं करते। बच्चा बदलना बेतुका है। मैं मुस्कुराया, उन दोनों को देखते हुए जो कुछ मिनट पहले बहुत खुश थे। जुआन युआनचे मुड़ा और घूरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम और तुम्हारा अपाहिज पति कुछ भी ढंग का पैदा कर सकते हो? तभी मेरे बच्चे के चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक बढ़ गई। आकाश में वह सारी लाल रोशनी उसके शरीर में समाने लगी। रक्तवर्णी ऊर्जा बस बढ़ती ही जा रही थी। फॉक्स किंग अचानक सदमे में चिल्ला उठा,
मेरा दिल बैठ गया। मैं मुड़ी, मेरे पति वहाँ एकदम शांत खड़े थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। वह लाल गोला इतना बड़ा हो गया कि कई मंजिलों जितना ऊंचा हो गया, फिर वह फट गया। आध्यात्मिक ऊर्जा हर तरफ फैल गई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि छोटा लोमड़ी उस चमक में लिपटा हुआ था। उसकी खाल धधकती लाल थी, बिल्कुल चमकती हुई, जैसे एक आग का गोला धीरे धीरे भीड़ की ओर बह रहा हो। पिता सामने आए और घुटनों के बल बैठ गए। एक गहरा लाल बाग धरती पर चलता है, ये हमारे कुल के उत्थान का संकेत है। फिर पूरा कुल घुटनों के बल बैठ गया। हमारा लोमड़ी कुल सदा फलता फूलता रहे। नन्ही लोमड़ी मुझ पर कूद पड़ी, पूंछ बेतहाशा हिल रही थी। वह मुझसे कुछ बार सटा, प्यार से मम्मी कहा और वह दबाव कम हो गया। वह बस एक सामान्य बच्चा था, मुझ पर मचल रहा था। गुयान की आंखें चमकी, वह आगे बढ़ी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है। लेकिन मेरे बच्चे ने उसे बस झटक दिया, उसे 10 मीटर दूर फेंका। वो गिरी और खून उगलने लगी। मैं हैरान था, नवजात में इतनी शक्ति की उम्मीद न थी। जुआन युआन छू नहीं मानी, ये कैसे संभव है? एक खुजली वाली लोमड़ी और एक लंगड़ा, वे रक्तवर्णी बाघ कैसे पैदा कर सकते हैं? क्या तुमने उसे रंगा है? ये सब चाल है ना? लोमड़ी के बड़े ने सुना, उत्सुक होकर हमारे पास आया। राजकुमारी गुनिंग, क्या आप अपना असली रूप दिखाएंगी? मैंने सिर हिलाया। मैंने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। मैंने अपनी शक्ति केंद्रित कर अपना असली रूप दिखाया। बर्फ सफेद रोएं सबको दिख रहे थे, पर भौहों और आंखों के पास लाल चमकती आग की हल्की लपटें थीं। लोमड़ी के बुजुर्ग ने रुककर अविश्वास में कहा, ये एक ज्वाला लोमड़ी है। तुम लोग वाकई अंधे हो। ज्वाला लोमड़ी पूरे लोमड़ी कुल का सबसे दुर्लभ जीव है, बर्फ सी सफेद पर गहरे लाल निशानों वाली। ये 10,000 वर्षों में एक बार ही मिलती है। जैसे ही उसने बात खत्म की, पूरी भीड़ चौंक गई। पिताजी इतने स्तब्ध थे कि बोल भी नहीं पाए। शुआन युआन छू का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। कैसे? ये तो बेतुका है। अगर तुम इतनी कुलीन हो तो पिछले जन्म में एक खुजली वाली लोमड़ी को कैसे जन्म दिया? मैं मुस्कुराया और सच बताना शुरू किया। तुम नई लोमड़ी पीढ़ी की सबसे कुलीन, तुम बिल्कुल भी बैंगनी लोमड़ी नहीं हो। तुम सिर्फ एक खुजली वाली लोमड़ी हो। तुम अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए दूसरी लोमड़ियों के आंतरिक कोर चुराती रही हो। तुमने मेरे पिछले जन्म और गुयान दोनों को तबाह कर दिया। तुम चुराए हुए कोर से जीते हो। तुम्हारा वंश पहले से ही सड़ा हुआ है। तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हर स्त्री निचुड़ जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा, जीवन शक्ति, सब कुछ। पिछले जन्म में गर्भवती होते ही मेरी शक्ति क्षीण हो गई। बूढ़ी होने से पहले ही मैं पुरानी हो गई थी। गुयान की हालत और भी बुरी थी। वह नीली लोमड़ी थी, ऊर्जा कम थी, पूरी तरह तबाह हो गई। आध्यात्मिक शक्ति कम थी। उसका बच्चा खंडित पैदा हुआ। शुआन युआन छू को कुछ याद आया। उसने मेरे पति की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तो वह क्या है? तुम एक चालाक लोमड़ी हो। वह बस एक आवारा कुत्ता ही होगा। तुमने इस जन्म में मुझसे कहीं ज्यादा बेकार आदमी चुना है। लोमड़ी आत्मा सीधे मेरे पति के पास गई। मुझे अपना असली रूप दिखाओ। मेरे पति ने बस मुझे देखकर मुस्कुराया। वो वहीं खड़े रहे। उनके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा घूमने लगी। उनका असली रूप धीरे धीरे सामने आया और मेरा मुंह खुला रह गया। मेरे पति का असली रूप विशाल था। मेरे पिता राजा से कहीं ज्यादा बड़ा, मेरे बच्चे जैसा। उसका पूरा शरीर गहरा लाल था। उसकी खाल चमकीली, शुद्ध थी और सबसे खास बात, 9 विशाल पूंछें उसके पीछे लहरा रही थी। 9 पूंछों वाला गहरा लाल लोमड़ी। सबका दिमाग सुन्न हो गया। बस 2 शब्द, लोमड़ी देवता। कोई सबसे पहले होश में आया और घबरा कर चिल्लाया, मेरे पति का दबाव इतना था कि कोई सिर भी नहीं उठा पाया। तो कुछ ही देर में मेरे पति मानव रूप में लौटे, पहले से बिल्कुल अलग, देवतुल्य सुंदर, तेज और शक्तिशाली। उन्होंने मुझे प्यारी मुस्कान दी। मैंने यह तुमसे छिपाया था मेरी प्रिय, कृपया नाराज मत होना। तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। मैं हर रात तुम्हें भेज रहा था। अगर मैं तब सामने आता और कोई ईर्ष्यालु तुम्हें नुकसान पहुंचाता तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। मेरे पति ने जुआन युआन छे को एक नजर देखा। जुआन युआन छे अचानक दर्द से चीख उठा। उसका असली रूप सबके सामने आ गया। वाकई एक दुबली पतली खुजली वाली लोमड़ी, और गुयान की वो कमजोर सी छोटी लोमड़ी उस पर चढ़ी हुई थी। उसकी जीवन शक्ति चूस रही थी, यहाँ तक कि उसका मांस भी कुतर रही थी। अभी भी बुदबुदा रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम इतनी मीठी महकती हो। गुयान में पलटवार करने की कोई ताकत नहीं बची थी। उस छोटी लोमड़ी ने उसे तड़पाकर मार डाला। उस दुष्ट लोमड़ी की ऊर्जा कम थी। वह किसी और का शिकार ढूंढ रही थी। मेरे पति ने उसे वहीं बंद कर दिया। इतनी कम शक्ति से सोचा मंदिर में कुछ कर लोगे। जुआन युआन छू फिर भी नहीं माना। वह आगे बढ़ा, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। बुरी तरह घायल, वो जमीन पर गिरा। मुझे बस उसी कड़वी आवाज सुनाई दी, एक और मौका। मुझे पता है इस बार मैं सही निर्णय लूंगा। मैंने बस सिर हिलाया। जुआन युआन छे के पाप गहरे थे। उसने हमारे कई लोग मरवाए थे। उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देता। मैं सबको जुआन युआन छे के भूमिगत महल ले गया। पिछली बार गए महीनों हो गए थे। पहले देखा था, पर दोबारा देखकर भी मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। असंख्य युवतियों के बाल सफेद हो गए थे जिन्होंने जन्म दिया। वह गुयान की तरह यातना से मारी गईं। हर तरफ चीखें थीं। लड़कियों के माता पिता भी बच्चों को पकड़े रो रहे थे। हर सच सामने आ गया। जुआन युआन छे के परिवार ने हर गंदी चाल चली थी। उन्होंने मेरे पिता को बलि के लिए महिलाएं भेजने पर मजबूर किया, पर चुपके से सबको भूमिगत महल में भेज दिया। अवांछित महिलाओं का इस्तेमाल जुआन युआन छे की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। जुआन युआन छे ने सुंदर लड़कियों से न जाने कितने राक्षस पैदा करवाए। मेरे पति ने हाथ हिलाया और बची हुई महिलाएं धीरे धीरे ठीक होने लगीं। उसने जुआन युआन छे को घोर घृणा से देखा। एक उंगली के झटके से जुआन युआन छे असहनीय दर्द से कराहने लगा। वह ऐसे चीख रहा था जैसे मर रहा हो। उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर कुचली जा रही थी। बचे हुए लोग बिल्कुल जंगली हो गए। उसे घेर लिया और हर तरह से उसे तड़पाने लगे। वो अपने ही खून में वहीं मर गया। पिता ने देखा और फूट फूट कर रो पड़े और मेरी तरफ मुड़ा। पूरा बहुत पछतावा है। ये मेरी गलती थी। मैंने अफवाहें सुनी। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। अब से हम फिर से परिवार बने। सबसे शक्तिशाली फॉक्स कबीले का नेतृत्व करता है और यही नियम है। अब जब क्रिम्सन फॉक्स और फ्लेम फॉक्स आ गए हैं तो क्या आपको पद नहीं छोड़ना चाहिए पिताजी? उसके पास कहने को कुछ नहीं था, पर मैं उसकी आंखों में नाराजगी देख सकती थी। तो पिताजी, क्या मैं कम से कम आपके साथ रह सकती हूँ? मैं तुम्हें जानती हूँ गुनिंग, तुम हमेशा एक अच्छी बेटी रही हो।
मैं मुस्कुराई। झूठे आरोपों पर तुमने मुझे बचाव का मौका नहीं दिया, फिर मुझे बार बार मरवाने की कोशिश की। पिता बेटी का रिश्ता अब खत्म। एक लोमड़ी देवता नश्वर राजनीति से नहीं बन सकता और बच्चा अभी छोटा है। तो मैंने सिंहासन संभाला। तभी पता चला माँ स्वर्गीय लोक की लोमड़ी आत्मा थी। उसे मेरे नश्वर पिता से प्रेम हुआ और एक साधारण लोमड़ी बनकर रहने के लिए सब कुछ त्याग दिया। उसे पता था कि मेरी पहचान मुझ पर विपत्ति लाएगी, इसलिए उसने ऐसे शब्द छोड़े जिन्होंने मेरी जान बचाई। कहते हैं मेरी माँ का पुनर्जन्म हो चुका है। स्वर्ग मुझे नहीं बताएगा कहाँ, पर मुझे पता है कि वह खुश है और अच्छा कर रहा हूँ। मेरे लिए इतना काफी है। अपने कबीले में फर के रंग के भेदभाव को मिटाने, स्कूल बनवाने, होशियार लोगों से जादू सिखाने और फर के रंग से लोगों को आंकने वाले नियम को खत्म करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। जुआन युआनचे की तकनीकें वर्जित थीं। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई जिंदगियां बर्बाद की। उसके पूरे परिवार के हाथ खून से सने थे। उन सभी को कठोरतम दंड मिला। उनकी आत्माएं पूरी तरह मिटा दी गईं। मेरे पिता को देश निकाला मिला। बर्फीले बंजर में जाते हुए उसे बीमार लोमड़ियों के झुंड ने मार डाला। मेरे शासन में फॉक्स कबीला और मजबूत होता गया। आखिरकार मेरे बेटे विंग स्वान ने बागडोर संभाली और वह मुझसे भी बेहतर था। उसकी पत्नी ने उसे कई बच्चे दिए। सब कुछ अच्छे की ओर बढ़ रहा था। एक सुबह मेरे पति और मैं चुपचाप फॉक्स स्कूल से निकल गए। एक फॉक्स देवता इस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता और सत्ता में रहते हुए मैंने जो कुछ किया था उसके बाद मुझे स्वर्गारोहण का अधिकार मिल चुका था, इसलिए हम स्वर्ग चले गए। उसके हजारों साल बाद फॉक्स स्कूल फला फूला। पीढ़ी दर पीढ़ी किंवदंतियां उभरी और मेरे पति की कहानी एक ऐसी किंवदंती बन गई जो कभी नहीं मरेगी।